नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का नवमा पाठा अंतरिक्ष विज्ञानम लेकर। तो आइए इसका अनुवाद देखते हैं। इसके पिछले अंक में इस पाठ को मैंने पढ़ाया है, उसको समझाया है, तो उसे भी आप देखिएगा, जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत प्राप्त होगी। और आज जो है वो अभ्यास कार्य के अंतर्गत इसका अनुवाद है। तो देखिए, इसका पहला है प्रकृति से लेकर प्रकटयंति तक का अनुवाद। तो इसका जो गद्य भाग है वो आप अपनी पुस्तक में देखिए और अर्थ इसमें देखिए। तो इसमें संदर्भ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य भारती नवम पाठ अंतरिक्ष से लिया गया है। और इसमें प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश में अंतरिक्ष की विशालता तथा प्रकृति की शोभा का वर्णन है। तो आइए इसका अनुवाद पर आगे इसका अनुवाद देखें। प्रकृति के विधान में जहाँ पृथ्वी विभिन्न रूपों में कई रंगों की साड़ी पहनकर अपनी नदी, वन, पर्वत, रत्न रूपी संपदा से सभी मानवों का मन मोह लेती है, उसी प्रकार इस विशाल अंतरिक्ष भी असीम उसी प्रकार यह विशाल अंतरिक्ष भी असीम अनंत ब्रह्म स्वरूप है। इस अनंत आकाश में अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं, अनंत नक्षत्र, पुच्छल तारा, निहारिका अर्थात आकाश गंगा है, ग्रह उपग्रह, सूर्य चंद्रमा, ग्रह उपग्रह, सूर्य चंद्रमा, सप्तऋषि, 27 नक्षत्र, वर्ष को गति प्रदान करने वाली राशियां विलीन होकर चकाचौंध प्रकट करती हैं। विलीन होकर का अर्थ यहाँ पर है कि जब विलीन होती यानी वो आती और जाती हैं, चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये राशियां जो हैं, राशियों के आने जाने से ही एक समय का आवागमन होता है, यानी एक वर्ष पूरा बीतता है इसी काल चक्र के आधार पर। तो ग्रह उपग्रह, सूर्य चंद्रमा, सप्तऋषि, 27 नक्षत्र, वर्ष को गति प्रदान करने वाली राशियां विलीन होकर चकाचौंध प्रकट करती हैं। तो यहाँ तक ये पहले गद्य का हो गया। अब दूसरा देखिए, केवले से लेकर संभव्य तक। इसे आप अपनी पुस्तक में इस गद्यांश को देखिएगा। संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। अनुवाद में सौरमंडल में केवल एक सूर्य और उसके 9 ग्रह, 28 उपग्रह हैं। अनेकों ग्रह कणिकाएं अर्थात छोटे छोटे ग्रह तथा हजारों धूम्रकेतु एवं अनंत उल्काएं पाई जाती हैं। ये ग्रह कणिकाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में फैली हैं। ये बहुत छोटी छोटी हैं, उल्काएं उनसे भी अधिक छोटी हैं। धूम्रकेतु ग्रह व उपग्रह भिन्न होते हैं, वे परिमाण में अत्यंत छोटे और आकाश में इधर उधर फैले हैं। थोड़े से प्रकाश को लिए अनेकों तारे वहाँ टिमटिमाते हैं। वहाँ भीषण गर्मी एवं जल का अभाव है और वहाँ प्राणियों का रहना संभव नहीं। तो ये आपका दूसरा हुआ। अब तीसरा पैराग्राफ देखिए। इसमें है सूर्य से लेकर और दूरे बसती तक। तो इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत ही रहेगा। सूर्य थाली के आकार का प्रतीत होता है, किंतु ऐसा है नहीं। ये पृथ्वी से 13 लाख गुना अत्यंत बड़ा है। चंद्रमा भी सूर्य के समान दिखाई देता है, किंतु यह पृथ्वी से भी लघु है। लघु का अर्थ होता है छोटा। नक्षत्रों के आकार को सुनकर पढ़कर मन अत्यंत मुग्ध होता है। वे सूर्य की अपेक्षा अत्यंत बड़े प्रतीत होते हैं, किंतु छोटे दिखाई देते हैं। जो वस्तु जितनी दूर पर होती है वह उतनी ही छोटी दिखाई देती है। और सूर्य यदि एक क्षण को भी अपनी आकर्षण शक्ति को अवरुद्ध कर दे अर्थात रोक दे, अर्थात जो सूर्य अपनी प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी को भेज रहा है
वो अगर रोक दे, उसे अगर रोक दे, सूर्य यदि एक क्षण को भी अपनी आकर्षण शक्ति अर्थात अपनी ऊर्जा और अपने ताप को, अपनी ऊष्मा को अवरुद्ध कर दे अर्थात रोक दे, तो सभी जगह उपग्रह आपस में संघर्षण का अर्थ होता है रगड़ना, करते व टकराते हुए अपने स्थान से हट जाएंगे या फिर गिर पड़ेंगे। फिर तो ये पृथ्वी बेचारी चूर्ण चूर्ण हो जाएगी। जब इतने नक्षत्र आकाश से जमीन पर आएंगे तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी चूर्ण चूर्ण हो जाएगी। सूर्य एक मुहूर्त को भी अपनी गर्मी और प्रकाश को बंद कर दे तो हम सभी जड़ चेतन का सर्वनाश हो जाए। सौर मंडल में जो भी पिंड हैं उनकी गति निश्चित है, वे एक ही दिशा में अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं, क्योंकि यही प्रकृति का विधान है कि इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं प्रकृति के विधान में, वो सब अपनी एक निश्चित दूरी और निश्चित नियमावली के अंतर्गत अपना कार्य करती हैं। तो सौरमंडल में जो भी पिंड हैं उनकी गति निश्चित है, वे एक ही दिशा में अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं। 2 या 3 उपग्रह ही ऐसे हैं जो विपरीत दिशा की ओर चलते हैं, किंतु फिर भी वे सौरमंडल व्यवस्था और नियम के ही सहारे हैं। ऐसा नहीं कि वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो सौरमंडल से अलग हैं, ये भी प्रकृति का एक नियम है, ये सौरमंडल का भी एक नियम है, ये भी सौरमंडल का ही नियम है जो वो उल्टी दिशा में चलते हैं, लेकिन वो भी प्रकृति के सहारे हैं, सौरमंडल की व्यवस्था और नियम को सहारा लिए हैं। 9 करोड़ 30 लाख की सूर्य पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख की दूरी पर स्थित है और चंद्रमा भी पृथ्वी से 2 लाख मील दूरी पर है। तो ये इसका हो गया। अगला देखिए गद्यांश, उत्तर श्याम दिशि मन्यते तक। प्रस्तुत गद्यांश में सप्तऋषि ध्रुव तथा धूम्रकेतु के बारे में वर्णन है और संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा। तो आइए संदर्भ प्रसंग, इसमें देखिए प्रसंग और संदर्भ का जो ये हेडिंग है ये अलग हो गया है, इसको संदर्भ होना चाहिए और इसको प्रसंग होना चाहिए, तो इसे आप सही कर लीजिएगा, ये गलत हो गया, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी पे इस तरह से मत लिखिएगा। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। अनुवाद, उत्तर दिशा में हल के आकार में सप्त ऋषि चमकते हैं, एक ही पंक्ति में 3 तारे ऊपर की ओर पूंछ के रूप में तथा 4 तारे चौकोर आकार में नीचे की ओर चमकते हैं। पास में ही ध्रुव तारा चमकता है। सन 1908 ईस्वी में एक महान धूमकेतु रात्रि के अंतिम पहर में उत्तर दिशा की ओर दिखाई दिया था। इसी प्रकार सन 1910 ईस्वी में दूसरा धूम्रकेतु लोगों ने देखा। धूम्रकेतु की विशाल पूंछ जिसका थोड़ा सा भाग भाप से बना है, इसका भार लगभग 1 किलो के बराबर होता है। धूम्रकेतु सौर परिवार का नहीं है, ये सौर जगत के बाहर ही इधर उधर घूमता रहता है। जब ये सौर साम्राज्य की सीमा में प्रवेश करता है तब सूर्य उसे बलपूर्वक खींचता है और यह जब तक घूमता नहीं मुक्त नहीं होता। सूर्य के प्रभाव से ये तब तक मुक्त नहीं होता। खींचता है, जब तक ये घूमता नहीं तब तक मुक्त नहीं होता। ये अतिथि दैव योग से ही सौर साम्राज्य में प्रवेश करता है। इसको अतिथि इसलिए कहा गया क्योंकि ये इस परिवार का नहीं है, ये अतिथि है। ये अतिथि दैव योग से ही सौर साम्राज्य में प्रवेश करता है। जो शक्तिहीन धूमकेतु होता है वह लगातार घूमता ही रहता है, कुछ नष्ट भी हो जाते हैं। ये अपशकुन का सूचक या द्योतक माना जाता है। अब अगला है गहन निशीते से संति तक। अगला गद्यांश देखिए, संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में उल्का के बारे में बताया गया है, तो ये इसमें देखिए, आगे देखिए। अनुवाद में है, गहरी घनी रात्रि में जब गगन अत्यंत स्वच्छ होता है तब एक बाण के आकार का अत्यंत चमकदार चकाचौंध करता हुआ प्रकाश पुंज आकाश को 2 भागों में बांटकर बड़े वेग से दौड़ता हुआ दूर जाकर लुप्त अर्थात गायब हो जाता है। लोग इसे लूक टूटना कहते हैं। उसे देखकर लोग 5 फूलों के नाम उच्चारण करते हैं।
कोई अशुभ निवारण के लिए थूक देता है, अर्थात थूक कर अशुभ निवारण करते हैं। लोग कुछ भी कहें, किंतु नक्षत्र पतन से अर्थात तारा गिरने से धरा यानी पृथ्वी का विनाश अवश्य होता है। वास्तव में उल्का पिंड इधर उधर घूमती रहती हैं। जब पृथ्वी की सीमा में गिरते हैं तो घने वायुमंडल के संघर्षण यानी रगड़ से, टकराव से अर्थात हवा से टकराने पर लहरें निकल जाती हैं। जिस प्रकार लहरें निकलती हैं उसी प्रकार ये वायुमंडल के संघर्षण अर्थात टकराव से, हवा से टकराने पर लहरें निकल जाती हैं। तब जलती हुई उल्काएं आगे चलकर फैल जाती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी आधी जली हुई अवस्था में गिरकर पृथ्वी में प्रवेश करती हैं। इस प्रकार की उल्काएं कलकत्ता नगर के संग्रहालय में स्थापित अर्थात रखी हुई हैं। तो ये आपका अगला देखिए, ये भी पूरा हुआ। चंद्रमा से लेकर हाशाती तक, और इसमें संदर्भ पूर्वक रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश चंद्रमा के बारे में बताया गया है। अब आगे देखिए इसका अनुवाद, इसका भी देखिए। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि चंद्रमा पृथ्वी से ही निकलकर गया है। सभी नक्षत्रों में चंद्रमा ही पृथ्वी के समीप है। चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं। चंद्रमा में कलंक है, राहु इसे ग्रसता है। ऐसी बातें प्राचीन काल से प्रचलित हैं। अब ये सभी बातें गप हो गई। गप का अर्थ होता है मिथ्या। यहाँ पर आप गप लिखिए और इस तरह से मिथ्या लिखिए। मिथ्या हो गई हैं। चंद्र पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार रूप में घूमता है। पृथ्वी स्वयं सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चलता है। चंद्रमा प्रायः 28 दिन में अपना चक्र पूरा कर लेता है। एक चक्कर 28 दिन में ये पूरा करता है। गड्ढेदार पर्वत ही चंद्रमा के कलंक कहे जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि जो प्राचीन काल से बातें चली आ रही हैं कि चंद्रमा में कलंक है, तो ये कलंक जो है वो क्या है, पर्वत, ऊंचे नीचे पर्वतों के गड्ढे ही पर्वत ही चंद्रमा के कलंक कहे जाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। चंद्रमा की कला से ही तिथि और महीने का निर्माण होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या होता है, ग्रहण होता है। जब ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब ग्रहण होता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश जिस भाग पर पड़ता है उसका वही भाग प्रकाशित होता है, अर्थात वही चंद्रमा की कला के रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये क्रम से ही बढ़ता है और घटता है। इस तरह से ये भी पूरा हुआ। अगला है अमावस्यायाम भवति तक। संदर्भ प्रसंग पूर्वत है और इसका अनुवाद देखिए। अमावस्या को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। अमावस्या को चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है। चंद्रमा का आधा भाग सूर्य की ओर होता है, वह प्रकाशित होता है अर्थात प्रकाशमान होता है। वह प्रकाशित भाग पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता, केवल अप्रकाशित भाग ही पृथ्वी के लोगों को दिखाई देता है। इसी कारण अमावस्या होती है। प्रकाश के अभाव में चंद्रमा का दर्शन नहीं होता, ये समय अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि अमावस्या ही एक ऐसी तिथि है, ऐसा काल समय है जिसमें चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है और शेष दिनों में घटता बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में घटता है। पूर्णिमा के दिन पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के मध्य होती है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित संपूर्ण चंद्रमंडल दृष्टिगोचर होता है। उस दिन जो है चंद्रमा का प्रकाश पूरी पृथ्वी पर पड़ता है और दिखाई देता है, अर्थात पूरा चंद्रमंडल प्रकाशित होता है। तो इस तरह से ये भी पूरा हुआ। अगला गद्यांश देखिए। विशाल तमानाम आकाराणाम वर्णातीतम अस्ति। तो ये देखिए इसका भी संदर्भ इसमें पूर्वत रहेगा। प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश में अंतरिक्ष के अंतर्गत निहारिका और नवग्रहों के बारे में बताया गया है। अनुवाद में देखिए। विशाल आकार का वाष्पीय पदार्थों का समूह निहारिका है। रात्रि में आकाश को 2 भागों में करता हुआ विशाल राजमार्ग के समान जो प्रकाश मध्य में दिखाई देता है उसे निहारिका
उसे निहारिका घोषित किया गया, निहारिका कहते हैं। आकाश में बहुत सी निहारिकाएं होती हैं। इनमें कुछ ऊंची नीची, बड़े आकार की, बड़े घेरे यानी वृत्त, गोल के आकार की तथा कुंडली के आकार की भी होती हैं। निहारिका का माप सूर्य से 10 खरब गुणा होता है, यानी 10 खरब गुना होता है। दीर्घ निहारिका एक अलग ब्रह्मांड होती है। निहारिका के बीच में अनगिनत तारे और तारों के चारों ओर वाष्पीय पदार्थ होते हैं। रात्रि में निर्मल गंगा के समान ये दिखाई देती है, अतः इसका नाम आकाश गंगा है, अर्थात इसे आकाश गंगा कहा गया है। कहते हैं, एक ही बात है, कहते हैं। और इसमें 10,000 परस्पर आकर्षित हुए तारे गुथे हुए, आकर्षित का अर्थ है यहाँ पर सटे हुए, आपस में जुड़े हुए, मिले हुए। इसमें 10,000 कोटि परस्पर आकर्षित हुए तारे गुथे हुए होते हैं। अगला देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य के ग्रहों में, अब ये यहाँ पर जब मैंने ये चेंज किया है तो आपकी पुस्तक में भी है, तो इसे आप देखिएगा। आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य के ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनम, वरुण, नेपच्यून, वारुणी, प्लूटोयम आदि 9 ग्रहों का वर्णन करते हैं। ये वैज्ञानिक ये 9 ग्रह इस प्रकार से बताते हैं, किंतु चंद्र को पृथ्वी का ग्रह कहते हैं। और भारतीय ज्योतिषी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि 9 ग्रहों को बताते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक सूर्य के ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनम, वरुण, नेपच्यून, वारुणी, प्लूटोयम आदि 9 ग्रहों का वर्णन करते हैं और चंद्रमा को पृथ्वी का ही ग्रह कहते हैं। किंतु भारतीय ज्योतिषी के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि 9 ग्रह बताए जाते हैं या बताते हैं या निर्दिष्ट करते हैं, एक ही बात है। इस प्रकार ये अंतरिक्ष सर्वशक्तिमान है, अनंत है और निसीम है। अनंत का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वह अनंत, और जिसकी कोई सीमा नहीं वो निसीम अथवा असीम होता है। इस प्रकार ये अंतरिक्ष सर्वशक्तिमान है, अनंत है, असीम, निसीम है। इसके एक भी नक्षत्र का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वर्णनातीत है, अर्थात वर्णन से अलग है, परे है। इसके एक भी नक्षत्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ आज 9वां अंतरिक्ष विज्ञान पूरा हुआ है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय माँ भारती।